सो श्रोडिंगर इक्वेशन और में हमें क्या पढ़ना है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को वेव की तरह रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, और कैसे हम उसके मिलने का प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने के प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं। तो लॉजिक क्या था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रेवल करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वेव के ट्रेवल करता है, तो वेव का अपना एक इक्वेशन होता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हर वेव का अपना एक इक्वेशन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव है, ठीक है, तो उस वेव का भी एक इक्वेशन होना चाहिए जिसको उसने क्या बोला, साई बोला, और उसको क्या बोला उसने, वेव फंक्शन बोला। तो श्रोडिंगर ने हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव फंक्शन रिप्रेजेंट किया। अब क्वेश्चन था ये वेव फंक्शन कहां से आया, तो उसने एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट d2 psi by dx square plus d2 psi by delta y square delta 2 psi by delta z square plus 8 pi square m by h square into e minus v into psi equal to 0। ये जो इक्वेशन है एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो कभी भी, और ये जो इक्वेशन है इसमें फंक्शन किसको बनाया, मतलब ये जो इक्वेशन है वो साई का है, फंक्शन है, ठीक है। तो कभी भी मान लो अगर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, मान लो आपने एक इक्वेशन सॉल्व किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x के वैल्यूज मिलेंगे, वैल्यूज ऑफ x मिलेगा, ठीक है। और ये जो वैल्यूज ऑफ x है ये बेसिकली क्या है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो है। तो वैसे ही जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसने सॉल्व किया, सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साई ऑब्टेन। देखो हमें ये इक्वेशन याद रखना है, इसके अंदर कितना मैथमेटिक्स है उसके बारे में हमें नहीं जाना, उसके लिए हमें हायर लेवल का मैथमेटिक्स चाहिए। हमें श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या पता करना है, ये इक्वेशन क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उस इक्वेशन का वेरिएबल कौन है, उस वेरिएबल का कैरेक्टर क्या है, मतलब उसका वेरिएबल कौन हो गया, साई, ठीक है। अब इस साई का कैरेक्टर क्या होता है और इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलता है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डिफरेंट वैल्यू ऑफ साई ऑब्टेन। अब यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा कि साई का बहुत सा वैल्यू मिलेगा, ठीक है, बट साई के ऊपर क्या क्या कंडीशन लगा कि साई जो होना चाहिए, जो वेव होना चाहिए वो इस तरह का कंटिन्यूअस वेव होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये क्या बताता है, तो ये वेव का एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है, मतलब वेव, ये जो पॉइंट है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो ये साई क्या बताता है, वेव का एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है। यहां पे हमें वैल्यू तो बहुत मिलेंगे लेकिन सारे सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होंगे, ठीक है। और इसने बोला कि हर एक जो साई है वो कुछ नंबर से कैरेक्टराइज्ड होगा, जैसे साई एन एल एम, ऐसा हर एक साई जो होगा इन 3 नंबर से कैरेक्टराइज्ड होगा, और इन 3 नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इन 3 को, इन एन एल और एम को क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये इक्वेशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन में कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहला टर्म तो क्या था, साई, तो साई को तो हमने क्या बोल दिया, साई क्या है, वेव फंक्शन है, क्लियर है। दूसरा एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स है। अब बोलोगे कोऑर्डिनेट कहां पे देख रहे हो, तो हम साई को देख रहे हैं, हम साई को ऐसे कंसीडर करते हैं कि एक 3 डायमेंशनल वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। इस पॉइंट को जरा नोट डाउन कर लो, इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड एज 3 डायमेंशनल वेव
इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, m, ठीक है। सो m क्या है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो टर्म इन्वॉल्व है उनके बारे में बता रहा हूं। पहला हो गया साई, साई इज वेव फंक्शन, एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन v इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, सॉरी एक्स वाई जेड जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। गलती से पोलर कोऑर्डिनेट्स बोल दिया था, एक्स वाई जेड आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और जो, ठीक है, जो एक पॉइंट और यहां पे कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है। अच्छा, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। तो एक टर्म और यहां पे है, इसको बोलते हैं साई स्क्वायर। साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, और इसका जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक है। जो 1 है मतलब जहां पे मिलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। और जहां पे 0 है उसको क्या बोलते हैं, हम नोड बोलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0, और जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम ऑर्बिटल्स। तो अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ग्राफ पढ़ने के लिए पहले हमें क्वांटम नंबर्स को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ बेस्ड, कैसे डेंसिटी चेंज होता है डिस्टेंस के साथ, कैसे मतलब प्रोबेबिलिटी चेंज होता है डिस्टेंस के साथ, तो उन ग्राफ्स को पढ़ने के लिए पहले हमें क्वांटम नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद वापस हम फिर से इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है। अब देखो क्वांटम नंबर क्या है, कि जैसे सपोज मुझे किसी पर्सन को ढूंढना है, इस दुनिया में किसी पर्सन को ढूंढना है, तो मुझे उसका क्या पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से कंट्री में रहता है। जैसे मान लो मेरा कोई एड्रेस पता करना चाहता है, तो मैं दुनिया में मुझे कोई ढूंढना चाहता है, कहाँ ढूंढेगा, तो इंडिया, सबसे पहले तो इंडिया आएगा, ठीक है। इंडिया आने के बाद सबसे पहले मुझे कहाँ ढूंढेगा, तो आसाम ढूंढेगा, तो स्टेट पे आया, ठीक है। स्टेट के बाद फिर वो आएगा डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो गुवाहाटी में आ गया, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट ढूंढने के बाद वो फिर आएगा कहाँ पे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएगा, मेरे होम हाउस नंबर जो भी है। तो वैसे ही अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर ढूंढना है तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और उस लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका बस प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जहां पे मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां पे आपका साई स्क्वायर का वैल्यू 1 मिलेगा, और वहीं के लिए हम कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर देंगे। तो अगर कोई बोलेगा क्वांटम नंबर्स क्या है, तो क्वांटम नंबर प्रोवाइड्स द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। सो क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब देखो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर चाहिए, टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं। बट याद करो मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या बोला कि n, l और m है, मतलब वहां पे 3 ही मिला। तो आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स 3 ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, SW का मतलब है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड 1 was added by Pauli। तो 4 क्वांटम नंबर है n,
एल, एम एंड एस। उसमें से एन, एल और एम मिला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, और जो फोर्थ है एस, स्पिन क्वांटम नंबर, वो मिला किसने दिया? पॉली ने दिया। एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का मतलब है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एम का मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो आपको क्या पता करना है कि हर एक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है? उससे, उस सर्टेन पर्टिकुलर क्वांटम नंबर से आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस क्वांटम नंबर्स का, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, और उस पर क्या डिपेंड करता है। बेसिकली तीन चीज पता होना चाहिए: क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो आना चाहिए कि उस पर क्या डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। अब सबसे मजेदार बात देखो, क्वांटम नंबर ऑब्टेन हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं गिवन बाय बोर, इट वाज गिवन बाय बोर, बिकॉज उसने सबसे पहले उसने इस टर्म को यूज कर लिया था। तो बेसिकली एन क्या है, तो कोई बोलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑर्बिट नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि क्या रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। सो वैल्यू ऑफ एन कहां से कहां तक होता है? वैल्यू ऑफ एन रेंजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट। बोर का पॉइंट क्या था? ओनली दो सर्कुलर पाथ्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो ये जो एन है, ये वाला जो एन है, यही आपका क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या होता था? ऑर्बिट नंबर। तो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होता था? तो 1 से स्टार्ट होगा, ये 0 नहीं हो सकता, और जब भी होगा तो इंटीजर होगा, होल नंबर वैल्यू होगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू स्टार्ट 1 से होगा, अप टू इन्फिनाइट जाएगा, और होल नंबर्स में ही रहेगा। तो 2 पॉइंट हो गया। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ऑर्बिट नंबर। कहां से कहां तक होता है? तो 1 से इन्फिनाइट होता है। तीसरा पॉइंट, इस पे क्या डिपेंड करता है? सो एन पे क्या डिपेंड करता है? तो साइज डिपेंड करता है। बोर्ड ने क्या क्या फॉर्मूला दिया था रेडियस का? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, मतलब उसमें एन आया था। दूसरा, एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, ई एन इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो एनर्जी में भी इन्वॉल्व हुआ, इसका मतलब एन पे डिपेंड क्या करता है? साइज एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। साइज बोलने का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ये मैं इलेक्ट्रॉन का साइज की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, साइज एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। और फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर एन का वैल्यू बढ़ा, कैसे डिपेंड करता है वही मैं बता रहा हूं, कि साइज एंड एनर्जी बोथ इंक्रीजेज as n increases. So in place of orbit number, we can call it cell number. So second quantum number is azimuthal quantum number. So it is represented by L. Represented by small l. ठीक है। अब एल भी हम श्रोडिंगर को क्रेडिट नहीं देते उसके लिए, बोलते एल किसने डिफाइन किया था? तो ये सोमरफेल्ड ने, एक साइंटिस्ट था सोमरफेल्ड, उसने एल का वैल्यू दिया था। तो पहला तो हो गया रिप्रेजेंट किससे करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट कि ये डिपिक्ट क्या करता है। सो इट रिप्रेजेंट्स सबसेल।
जैसे n ऑर्बिट करता है वैसे ही l सब सेल करता है। सब सेल को आप सब ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन है सोमरफेल्ड ने इसको ऑब्टेन कैसे किया। तो सोमरफेल्ड ने क्या किया, उसने जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम थे उसको हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वैल्यू जो है वो n=1 है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है n=2 है मान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोर 2 से 1 आने में कितना ट्रांजिशन दिखेगा, एक ट्रांजिशन दिखेगा, बिकॉज बोर के हिसाब से n=2 का अपना एक एनर्जी लेवल है और n=1 के बीच में एनर्जी एक एनर्जी लेवल है। अब सोमरफेल्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो लाइन दिख रहा है बेसिकली वो एक लाइन नहीं है। उसने बोला यहां पे दो लाइन मिलेंगे, n=2 के लिए दो लाइन मिलेंगे। कैसे मिलेगा, तो उसने बोला एक लाइन ये ग्रीन वाले से और दूसरा वाला इस रेड वाले से। बोला ऐसा क्यों, तो उसने बोला जो सबसेल है ये एक सेल में मिलता है एंड नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। मतलब कोई बोलेगा n=1 में कितने सबसेल हैं, तो 1 सबसेल है। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 1 एनर्जी लोकेशन इज प्रेजेंट। n=2 तो सेकेंड ऑर्बिट तो कितना सबसेल, 2 सबसेल, दैट इज 2 एनर्जी लोकेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, वैसे ही कोई बोलेगा थर्ड ऑर्बिट तो बोलेंगे 3 डिफरेंट एनर्जी लोकेशंस आर पॉसिबल। तो ये जो पॉइंट है ये मान लो ग्रीन n=2 के अंदर ही दोनों पॉइंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एनर्जी लोकेशन हो गया और ये सेकेंड एनर्जी लोकेशन हो गया। तो अगर इन दोनों लाइंस के बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप तो यही है ना, ये वाला लाइन, तो ये जो एनर्जी गैप है बहुत लो है। इसके कारण ये दोनों लाइन हमें सुपर इम्पोज्ड मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर कंबाइन मिलते हैं, तो हमें एक लाइन दिखता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे सोमरफेल्ड ने बोला कि जो एक लाइन दिखता है वो एक लाइन नहीं होता, और इन लाइंस के बेसिस पे उसने ये पॉइंट ऑब्जर्व किया था। तो इसी के बेसिस उसने क्या बोला, सबसेल्स यहां पे होगा। हर एक ऑर्बिट में सबसेल्स होता है और उनका नंबर फिक्स है कितना होगा, तो जितना ऑर्बिट नंबर है उतना ही आपके पास सबसेल होगा, और जितना सबसेल होगा उतना ही आपके पास एनर्जी लोकेशंस होगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि एल पे सबसेल रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि एल पे क्या, एल का पॉसिबल वैल्यूज क्या है। ठीक है, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L ranges from 0 to n-1। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, ऑर्बिट नंबर। देखो हर एक क्वांटम नंबर अपने से पिछले वाले क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो n के पहले तो कोई था नहीं, तो n किसी पे डिपेंड नहीं किया। n का नेक्स्ट कौन है, l, तो l किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा। l का नेक्स्ट आएगा m, m किस पे डिपेंड करेगा, तो l पे डिपेंड करेगा। हाँ, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ l रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, जैसे फॉर n=1 है। ठीक है, फॉर n=1 तो 0 से स्टार्ट करो। अब मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, तो n-1 तक। तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो अब 0 से स्टार्ट करोगे, 0 पे खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे l का वैल्यू क्या होगा, एक ही पॉसिबल वैल्यू होगा, वो क्या होगा, 0। तो देखो
एक बात दिमाग में हम बैठा लेते हैं कि कोई भी वैल्यू हो, वैल्यू का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। एल इक्वल टू जीरो का मतलब नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। एल इक्वल टू जीरो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जीरो नंबर से हम कुछ डिपिक्ट करेंगे, जीरो नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन गायब है ऐसा कुछ नहीं सोचना अपने को। एल इक्वल टू वन होगा, एल इक्वल टू होगा, तो इसका मतलब नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, नहीं, बस वो एक वैल्यू है जो हमें एक सर्टेन इंफॉर्मेशन डिकोड कर रहा है अपने को, ठीक है। तो एल इक्वल टू जीरो दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट में कितना सबसेल है, एक ही सबसेल है। जितना वैल्यू जितना मैंने बोला, वैल्यू को कोई फिजिकल मीनिंग मत दो, वैल्यू से बस असाइन करो। एक वैल्यू मतलब एक सबसेल, दो वैल्यू मतलब दो सबसेल, ठीक है। तो एल इक्वल टू जीरो एक पॉसिबल वैल्यू है, मतलब यहां पे बोलेंगे एक सबसेल है यहाँ पे एन इक्वल टू वन, और एल इक्वल टू जीरो से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एस सबसेल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल मिलेगा जिसको बोलेंगे एस सबसेल, और वो फर्स्ट ऑर्बिट का है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1s बोलेंगे। क्लियर है। फॉर n इक्वल टू 2, बोलो l का पॉसिबल वैल्यू क्या, एक तो जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे, और 2 माइनस 1 1। तो जब भी जीरो से आप आगे की तरफ मूव करोगे हमेशा होल नंबर्स के फॉर्म में मूव करोगे, वन के इंक्रीमेंट पे मूव करोगे। तो जीरो से आगे नेक्स्ट कौन आएगा, 1। तो एल इक्वल टू जीरो तो एस हो गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे, 2s, सेकेंड ऑर्बिट का एस सबसेल। एल इक्वल टू 1 इसको क्या बोलेंगे, 2p। एल इक्वल टू 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं p सबसेल को। तो n इक्वल टू 2 में कितने सबसेल हो गए, 2 सबसेल हो गए। फॉर n इक्वल टू 3 क्या क्या मिलेगा, 0 1 और 2। तो 0 तो हो गया s, 1 हो गया फिर से p, और 2 को बोलते हैं d सबसेल। मतलब थर्ड ऑर्बिट में क्या मिलेगा हमें, 3s मिलेगा, 3p मिलेगा, 3d मिलेगा। तो बोलेंगे कितने सबसेल हो गए, 3 सबसेल हो गए। तो देख लो ऑर्बिट नंबर भी 3 है। वैसे ही फॉर n इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 0 1 2, और कहां तक जाएगा, n माइनस 1 मतलब 3 तक जाएगा। तो बोलो इसको क्या बोलेंगे, n इक्वल टू 0 को 4s, n इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे, n इक्वल टू 2 को, और n इक्वल टू 3 वाले को 4f, n इक्वल टू 3 को हम f सबसेल। अब नेचर में जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं उसमें इससे ज्यादा l का वैल्यू हमें अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ। अब हाइपोथेटिकली कोई बोलेगा कितना होगा, तो इसके आगे हम एबीसीडी शुरू कर देंगे। कोई बोलेगा l इक्वल टू 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो नेचर में तो नहीं मिलता है। तो f के आगे कौन सा अल्फाबेट आता है, g आता है। तो बोलेंगे l इक्वल टू 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो g सबसेल रिप्रेजेंट करेगा। l इक्वल टू 5 क्या करेगा, तो h सबसेल रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके आगे आप हाइपोथेटिकली एबीसीडी शुरू कर लो। तो पॉइंट क्या यहां पे आया कि एक ऑर्बिट में कितना सबसेल मिलेगा, तो जितना उसका ऑर्बिट नंबर है। अब सबसेल को रिप्रेजेंट करने का जो नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, और वो 1 के इंक्रीमेंट पे इंक्रीज होता रहेगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। 4.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, इस तरह का होगा। शेप ऑफ सबसेल एंड एनर्जी ऑफ सबसेल depends on वैल्यू ऑफ एल। अब मतलब क्या है वो देखो, अगर किसी भी सबसेल के लिए एल का वैल्यू 0 है तो वो कौन सा सबसेल होगा, एस सबसेल होगा। और एस सबसेल का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। मतलब एस सबसेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो सेंटर होगा वो कौन हो गया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
और स्फेरिकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप किसी भी एंगल पे जाओ ये आपको मिल जाएगा। न्यूक्लियस से आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इधर जाओ, कहीं भी जाओ, आपको हर जगह ये दिख जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है L इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? P सबसेल, और P सबसेल को बोलते हैं हम डंबल सेल। डंबल होता है ना एक्सरसाइज करने वाला, तो उसमें क्या होता है, 2 लोब्स होते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। तो ये पॉइंट क्या है फिर से, ये न्यूक्लियस, और ये इसको क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं लोब्स। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, तो ये जो भी हम शेप बोल रहे हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलने का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे फैन होता है ना, जो अपना सीलिंग फैन है या टेबल फैन जो भी है, अगर फैन ऑफ स्टेट में है तो देखना उसका ब्लेड्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो मतलब क्या हो गया, वो एक जगह पे लोकलाइज्ड है। लेकिन जब वही फैन ऑन हो जाता है तो जितने उसका रेडियस है फैन के ब्लेड का, पूरे एरिया में आपको फैन का ब्लेड दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ कि वो फैन का ब्लेड है लेकिन वो इतना ज्यादा मोबाइल हो गया है कि वो हर जगह फैला हुआ दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं वो फैन का क्लाउड है जो हमें हर जगह दिख रहा है। तो वैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैटिक तो होता नहीं, वो डायनेमिक होता है, नेचर हमेशा मोशन करता है, हमेशा मूव करता है, तो वो भी एक सर्टेन एरिया एक्वायर करके बैठा होगा एक सर्टेन डायरेक्शन में। तो जो शेप बनता है उनके मूवमेंट के कारण, उस शेप को हम क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिखला रहा है, लोब्स दिखला रहा है, जो सेंट्रल पॉइंट है वो न्यूक्लियस दिखला रहा है। ठीक है, ये लोब्स है। वैसे ही देखो शेप जो है ना वो एन पे डिपेंड नहीं करता है। अब किसी भी ऑर्बिट पे चले जाओ, उसमें जो सबसेल मिलेगा, जैसे एस सबसेल ये फर्स्ट ऑर्बिट में भी मिलेगा, सेकेंड ऑर्बिट में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा, फिफ्थ में मिलेगा। आप कहीं भी चले जाओ सबका शेप जो होगा वो स्फेरिकली होगा। पी आपका 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, कहीं का भी पी सबसेल में जाओ सब आपको डंबल शेप ही मिलेगा। डी सबसेल, डी सबसेल को बोलते हैं डबल डंबल। एक डंबल में कितना लोब था, 2 लोब था, मतलब यहां पे क्या होगा, 4 लोब होगा, इसीलिए इसको हम डबल डंबल बोल रहे हैं। फिर से ये वाला जो लोकेशन है सेंट्रल पॉइंट, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस जो रेड वाला दिखला रहा हूं मैं, और ये लोब्स हैं। अब लॉजिक क्या है वो देखो, यहां पे डंबल बोलने का मतलब है यहां पे सिंगल एक्सिस, ओनली वन एक्सिस इन्वॉल्व है। ठीक है, और डबल डंबल बोलने का मतलब है यहां पे 2 एक्सिस इन्वॉल्व होगा। तो यहां पे 2 एक्सिस इन्वॉल्व है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। तो क्या बोलेंगे, एफ सबसेल, और एफ सबसेल को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेल या कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। और इसको कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बोलने का रीजन ये है कि ये जो एफ सबसेल है, सॉरी हाँ एफ सबसेल है, उसमें 6 लोब्स होते हैं। तो 3 डायमेंशनली इसको प्लॉट करना उतना फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे 3 एक्सिस इन्वॉल्व होता है, तो 3 एक्सिस इन्वॉल्व का मतलब 3D हो गया डायग्राम, और पेज पे तो हम 2D डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं एफ वाले को। लेकिन यहाँ पे 3 एक्सिस इन्वॉल्व होगा। अब वो परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा वो बात का बात है, लेकिन 3 एक्सिस इन्वॉल्व होगा या 3 डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा। तो पहला हो गया शेप, एल पे क्या डिपेंड किया, तो शेप हो गया। हमने देखा कि शेप ऑफ सबसेल जो होता है वो एल पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एनर्जी का। तो रूल क्या है कि एज द वैल्यू ऑफ एल इंक्रीजेस, एज द वैल्यू ऑफ एल इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ सबसेल इंक्रीजेस।
एनर्जी ऑफ सबसेल इंक्रीजेस। बट इस रूल के साथ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वो है, दिस रूल इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, नॉट applicable in case of हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन लाइक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एक तरफ मैं हाइड्रोजन एटम को कंपेयर कर रहा हूं और एक तरफ में मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंपेयर कर रहा हूं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन, और एक तरफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक है। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट में, ये एन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेल मिला 1s, कोई दिक्कत नहीं। n इक्वल टू 2 में हमें 2s मिला और 2p मिला, ठीक है। अब देखो बोर क्या बोलता है, n का वैल्यू बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ता है, तो अब 2s और 2p में n का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। चेंज क्या हो रहा है, तो L का वैल्यू, L जो है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन के केस में L पे एनर्जी डिपेंड नहीं करता, तो बोलेंगे 2s इज सिमिलर टू 2p, ठीक है। अगर कोई बोलता है यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, 3s मिलेगा, 3p मिलेगा, 3d मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, L तो 0 1 2, तो L पे एनर्जी डिपेंड करता नहीं है, तो क्या बोलेंगे 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d। वैसे ही बोल सकते हैं 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है या पॉली इलेक्ट्रॉनिक है, तो उस केस में एनर्जी डिपेंड करता है L पे, तो n इक्वल टू 1, 1s से एक ही है, कोई कंपेयर करने की बात नहीं है। n इक्वल टू 2, 2s और 2p, तो अब यहाँ पे L का वैल्यू चेंज हो गया, L जो है वो 0 और 1 पिछले केस की तरह, तो n का वैल्यू सेम है बट L डिफरेंट है, तो जिसका L का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। वैसे n इक्वल टू 3 है तो क्या क्या आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा और 3d आएगा। अब इसमें कोई बोलेगा किसका एनर्जी ज्यादा है, तो जिसका L का वैल्यू ज्यादा, किसका ज्यादा है, 3d का ज्यादा है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है L का वैल्यू, और यहाँ पे क्या है 2 है। वैसे n इक्वल टू 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4s सबसे कम, देन 4p, देन 4f, ये होगा। So this rule is applicable when more than one electron is present. जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से, ठीक है। एंड ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। देखो अभी मैंने बोला था कि जो एक क्वांटम नंबर होता है उसका वैल्यू उसके प्रीवियस क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, तो जैसे L का वैल्यू n पे डिपेंड किया था, वैसे ही m का वैल्यू n पे L पे डिपेंड करेगा। तो L, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि m क्या रिप्रेजेंट करता है, तो m ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, और इसको और ज्यादा स्पेसिफिक क्या बोल सकते हैं, m रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बोलने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि कौन से डायरेक्शन में एक सर्टेन इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन मिलता कहां पे है, तो ऑर्बिटल मिलता है। हम ऑर्बिटल को ऐसे भी डिफाइन किया था हम लोगों ने क्लास के स्टार्टिंग में, कि जहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाए उस प्लेस को क्या बोलते हैं, वन ऑर्बिटल बोलते हैं। मतलब द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि m से क्या रिप्रेजेंट होता है, तो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और m क्या बताता है, तो ये डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन का। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉसिबल वैल्यूज, टोटल पॉसिबल वैल्यूज of m is equal to 12 plus 1 and value
रेंजेस फ्रॉम -L to +L। जैसे एग्जांपल है कि आपके पास n इक्वल टू 1 है, सॉरी n नहीं, l इक्वल टू 1 है। अब यहां पे टोटल वैल्यू ऑफ m, टोटल वैल्यू ऑफ m का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि इस सबसेल में कितना ऑर्बिटल मिलेगा। तो क्या फॉर्मूला है, 12+1। ठीक है, तो एस का वैल्यू, एल का वैल्यू 1 का मतलब हो गया 3। अच्छा ये कौन हो गया, ये हो गया पी सबसेल। ठीक है, पहले मुझे एस बताना चाहिए, कोई बात नहीं, पी मैंने बता दिया। तो बोलेंगे पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। ऐसा ही फॉर एल इक्वल टू 0, पहले मैं एस बता देता हूं। तो ये कौन हो गया, पी सबसेल, और एल इक्वल टू 0 क्या हो गया, एस सबसेल। ठीक है, अब एस सबसेल में एल का वैल्यू 0 है, तो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एस सबसेल, इन एस सबसेल इज इक्वल टू 1। वैसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबसेल, ये जो है वो किसमें है, पी सबसेल में कितना है, 3 है। वैसे एल इक्वल टू अगर 2 कर दें तो एल इक्वल टू 2 क्या हो गया, डी सबसेल। तो बताओ यहां पे कितने होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 2 × 2 + 1, मतलब कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल। वैसे एल इक्वल टू 3 हो गया। तो एल इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, कौन सा सबसेल, एफ सबसेल। मतलब कोई बोलेगा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, 2 × 3 + 1 दैट इज 7 ऑर्बिटल। अब देखो -L to +L का मतलब क्या है, कि जैसे मेरे पास L इक्वल टू एस सबसेल है। अब यहाँ पे L का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, L का वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब -0 +0 तो होगा नहीं। तो जब भी आप -L से +L जाओगे, आप 1 के इंक्रीमेंट पे जाओ और होल नंबर्स के टर्म्स में जाओ। तो जैसे यहाँ पे L इक्वल टू 0 है, तो बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एस सबसेल इज 1, बिकॉज एक ही पॉसिबल वैल्यू है और वो m का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। अब L इक्वल टू 1 सबसेल की कोई बात करता है, तो L इक्वल टू 1 सबसेल में m का कितना वैल्यू पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। ठीक है, तो L का वैल्यू क्या है, 1। तो कहां से कहां तक जाएंगे हम, -1 to +1 तक जाएंगे। और -1 से +1 तक कैसे जाएंगे, तो -1 0 +1। ठीक है, वैसे ही कोई बोलता है L इक्वल टू 2, तो L इक्वल टू 2 तक जाने के लिए देखो आपके पास डी सबसेल है, कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। तो इसमें m का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, -L to +L, L कितना है, 2। तो कहां से कहां तक जाएंगे, -2 to 2 + 2। तो -2 -1 0 +1 +2। वैसे इसका बताओ लास्ट वाले का, L इक्वल टू 3, हम बोलो -2 -1 0 +1 +2 +3, मतलब 0 तो सबके साथ ही है। तो -L to +L क्या बताता, मैंने क्या बोला था, इच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। तो यहां बता रहा है -1 0 +1, ये m का डिफरेंट वैल्यू है और इनके लिए 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट होगा। m इक्वल टू 0 एक ही वैल्यू बता रहा है, मतलब यहां पे एक ही ऑर्बिटल होगा। m इक्वल टू -2 to +2 है, मतलब -2 -1 0 +1 +2, मतलब 5 वैल्यू है और इन 5 वैल्यू से हमें 5 ऑर्बिटल मिलेगा। जैसे यहां पे एक से एक ही ऑर्बिटल मिला था, अब वैसे ही यहां पे कितने हैं, 7 वैल्यूज हैं। तो इन 7 वैल्यूज के लिए कितने ऑर्बिटल मिलेंगे हमें, 7 ऑर्बिटल मिलेगा।
सो एल के ऊपर एम डिपेंड करता है, तो दो तरह का वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ एम एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम। तो टोटल वैल्यू बताता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब उन ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंट करने का क्या क्या वैल्यू है वो हमें बताता है -L2 प्लस एल। ठीक है। सो फॉर एल इक्वल टू 0 कौन सा सबसेल हुआ? एस सबसेल। और एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 12 प्लस 1, so 2 into 0 plus 1, that is 1, that is s orbital contains only one orbital। ठीक है। अब इसका कोई नेम नहीं है, हम एस सबसेल के अंदर जो मिलेगा उसे बोलेंगे वन ऑर्बिटल है, वो क्या हो गया? वो एस ऑर्बिटल हो गया। तो हमेशा एक एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल मिलेगा? तो वन एस ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है। फॉर एल इक्वल टू 1 दैट इज पी सबसेल। हमने देखा था यहां पे 3 ऑर्बिटल मिलता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 into 1 plus 1, that is 3। ठीक है। सो हम ऐसा बोलेंगे p सबसेल कंटेन 3p ऑर्बिटल। और इनका वैल्यू क्या क्या आया था? -1, 0 एंड +1। और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? px, py, pz। सो p सबसेल में हमें 3 ऑर्बिटल मिलेगा, px, py, pz। बट इनमें से ना किसी का वैल्यू आप फिक्स मत करना कि कौन इसमें y -1 है, कौन इसमें +1 है, ये हम नहीं बता सकते। हाँ, कभी कभार क्वेश्चन में ये होगा कि 0 वाले को हाइपोथेटिकली एग्जाम्स में ऑब्जर्व किया गया है कि pz वाले को जनरली 0 एज्यूम कर लिया जाता है कि जिसमें भी z एक्सिस लगा हो उस वाले को हम क्या मान लेते हैं? 0 मानते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। किसी भी p ऑर्बिटल को अब किसी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ मतलब फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सिस में चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो एक्सिस लेने का तरीका है ना कि ये x है, ये y है, ये z है, ये तो अपना कन्वेंशनल है। मैं इसे भी x y के जगह पे x रख सकता हूँ, x के जगह पे z रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं y रख सकता हूँ। तो एक्सिस चेंज करने से फिर ये वैल्यू भी अलग अलग आ जाएगा। मतलब जो अभी -1 था हो सकता है वो +1 हो जाए। तो वैसे कोई है नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि p सबसेल में 3 p ऑर्बिटल है, उनका नाम क्या है? px, py, pz। अब ये x y z क्या है? ये उनका डायरेक्शन बताता है। px का मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास ये एक्सिस है, 3 एक्सिस है, ये x है, ये y है, z है, जो कन्वेंशनल में वही ले रहा हूं। अब अगर ऐसा हो गया कि एक अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ओनली अलोंग x एक्सिस मिलता है तो बोलेंगे ये px है। अगर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो y एक्सिस के अलोंग मिले, ठीक है, ये y एक्सिस है तो इसको बोलेंगे ये py है। और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओनली अलोंग z एक्सिस मिले तो इसको हम क्या बोलेंगे? pz बोलेंगे। तो बिकॉज मैंने x y z ऐसा एज्यूम किया है, तो px, py, pz क्या है? वी आर 3 डिफरेंट p ऑर्बिटल्स हैविंग electron cloud in different directions, and all these 3 p orbitals have same energy. These 3 p orbitals have same energy these 3 p orbital have same energy in absence of external magnetic and electric field. So they are called as degenerate orbital. So they are called as
डीजनरेट ऑर्बिटल्स। सो इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलने का लॉजिक क्या है कि जो एनर्जी होता है वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। एनर्जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए एक सबसेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स मिलते हैं सबका एनर्जी क्या होता है, सेम मिलता है, प्रोवाइडेड कि आपने उनमें कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक, बिकॉज उनके कारण उनका एनर्जी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ग्राउंड स्टेट में एक सबसेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स मिलते हैं सबका एनर्जी क्या मिलता है, सेम मिलता है। फॉर L equal to 2 means D सबसेल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 into 2 plus 1, that is 5, that is D subcell contain 5 d orbitals. And these are called as dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। अब यहां पे ये तीन का बनने का पैटर्न एक जैसा है और इसके बनने का पैटर्न एक जैसा है। अब देखो dxy, dyz और dzx, इसमें जो भी एक्सिस का नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्हीं एक्सिस के बीच में मिलेगा। जैसे लिखा हुआ है dxy, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज फाउंड बिटवीन x एंड y एक्सिस। मतलब मान लो यहाँ पे ये आपका x है, ये y है और ये z है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड x और y एक्सिस के बीच में मिलेगा। जो dyz है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ मिलेगा, y और z के बीच में मिलेगा, तो इसके बीच में मिलेगा। एंड dzx, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ मिलेगा, x और z के बीच में। इसके बीच में मिलेगा। तो इन तीन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल बोलते हैं। इन तीनों का पैटर्न एक जैसा है, एक जैसा ही, मतलब शेप साइज तो एक जैसा ही है, बट ओरिएंटेशन अलग अलग है बस। तो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल बोलते हैं। इन केस ऑफ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब जिन भी एक्सिस का नाम दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सिस मिलेगा उन्हीं का। जैसे ये x है और ये y है और ये z है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर फाउंड अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। हमने पहले ही पढ़ा था डी सबसेल का शेप कैसा था, डबल डंबल होता था। सब में देखो कितना लोब है, 4 लोब है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस मिलेगा। कौन सा एक्सिस, तो एक्स एंड वाई एक्सिस। और वैसे ही मिलेगा डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर के केस में जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगा। ठीक है, बस वहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है डोनट शेप का एक्स वाई प्लेन में भी। मतलब ज्यादा क्लियर डायग्राम क्रिएट कर देता हूं, दिखेगा यहाँ पे, ये होगा। तो एक एक्स वाई प्लेन में आपको एक डिस्क शेप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, लेकिन मेनली कहां मिलेगा, अलोंग द जेड एक्सिस मिलता है। तो इन दो को हम बोलते हैं कलेक्टिवली ईजी ऑर्बिटल। ठीक है, और इन दो का और भी बोलते हैं, इनको हम एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, बिकॉज अलोंग द एक्सिस मिलता है। और इन तीनों को क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, 3 नॉन एक्सियल और 2 एक्सियल। ठीक है, बाकी यहाँ पे वैल्यू क्या क्या होगा क्वांटम नंबर का, तो -2, -1, 0, +1, +2।
ये 5 वैल्यू है। फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एंड इट रिप्रेजेंट ए स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट है, ठीक है। तो वो अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता है। तो या तो वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, नहीं तो फिर वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर का दो वैल्यू पॉसिबल है, +12 and -12 are two spin quantum number, which are used to represent or differentiate two electrons present in an orbit। तो ये दिया था पॉली ने, और इसको हम बोलते हैं भी, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। पॉली ने बोला था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट नहीं हो सकता। इन एन ऑर्बिटल, पॉली का प्रिंसिपल क्या था, इन एन ऑर्बिटल ओनली two electrons can be accommodated। एक ऑर्बिट में कभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इन एन ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड मैक्सिमम। और वो भी क्यों, बिकॉज ओनली 2 स्पिन क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। ओनली 2 स्पिन क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। अगर हाइपोथेटिकली कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको बोला जाएगा कि 3 स्पिन क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो हमेशा दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा लो कि एक ऑर्बिटल में उतना ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है जितना कि आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होगा। तो इन रियल सेंस अब मेरे पास हमेशा दो ही स्पिन क्वांटम नंबर होता है, +12 एंड -12। तो इसीलिए एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, चाहे वो किसी भी सबसेल का हो, किसी भी ऑर्बिट का हो, लेकिन एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अब देखो कन्वेंशन क्या है कि जो हम इलेक्ट्रॉन को दो तरीके से दिखलाते हैं, एक ये हो गया अप स्पिन के साथ और ये हो गया डाउन स्पिन के साथ, ठीक है। ये हो गया अप स्पिन और ये हो गया डाउन स्पिन। बाकी आप +12 इस पे भी लिख सकते, इसको भी आप +12 और -12 लिख सकते हो, इसको भी आप +12 -12 है। लेकिन क्या है कि मान लो अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैंने बोल दिया कि इसका वैल्यू +12 है तो इसका वैल्यू -12 ही होगा। या अगर मैंने ऐसा बोल दिया नहीं कि ये वाला जो है वो -12 है, तो फिर इसका वैल्यू जो होगा वो +12 ही होगा। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा अपोजिट स्पिन होता है। रीजन क्या है, ये देखो ना, ये ऊपर की ओर घूम रहा है और ये नीचे की तरफ घूम रहा है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमता तो फिर क्या होता, अगर ये मान लो नीचे वाला जो है, मतलब मान लो यहाँ पे ऐसा हो गया कि एक यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो फिर इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो वो रिपल्सन मिनिमाइज है अगर ये नीचे की तरफ घूम रहा है और ये ऊपर की तरफ घूम रहा है। बट अगर दोनों ही अप में घूमने लगेगा या दोनों ही डाउन में घूमने लगेगा, तो फिर तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन लगना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ घूमते ही रहता है। क्वेश्चंस बनता है, एक यहाँ पे पॉइंट आएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √/s × s + 1
इंटू एच बाई टू पाई, जहां पे इसका वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा। अब प्लस हाफ माइनस हाफ की बात नहीं कर रहे, केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हाफ पुट करोगे तो हाफ इंटू हाफ प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई, तो कितना आएगा ये, रूट ओवर 3/2 इंटू एच बाई टू पाई, यही आएगा ना। रूट ओवर 3/4 आया तो रूट 3/2 निकल के आया, सॉरी 2 पाई, ये 2 पाई है, सॉरी मैंने यहाँ पे 4 पाई लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच बाई 4 पाई। एक इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा इतना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो स्पिन, इधर भी लिख दिया मैंने, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। दूसरा फॉर्मूला आता है यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और इसका क्या होता है, देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है फॉर्मूला, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2s प्लस 1, वेयर s इज इक्वल टू टोटल स्पिन। मैंने पहले ही बोला ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, तो वहां सबके इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐड करो आप, तो ये आप हो गया टोटल स्पिन। जैसे मान लो मेरे पास, ऐसा बोलता हूं p सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब एक मैंने अरेंजमेंट यहां पे ऐसा किया, और दूसरा अरेंजमेंट मैंने ऐसा किया, तो यहां पे कोई निकालेगा एस टोटल, तो कितना मिलेगा, तो ये दोनों तो अपोजिट स्पिन के साथ होगा, ये दोनों, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो इन दो को हम ऐड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, हाफ प्लस हाफ क्या मिलेगा, एस टोटल 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 इंटू एस प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब यहाँ पे ये दोनों पेयर्ड है, ये दोनों भी पेयर्ड है, तो यहाँ तो एस टोटल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। टू, सॉरी एस टोटल तो 0 मिलेगा ना, एस टोटल 0 मिलेगा, ये भी प्लस हाफ माइनस हाफ, ये भी प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। तो इसलिए मैं बोला था स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जहां पे आपको एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और आपको अरेंज करना है, तो फिर क्या कैलकुलेट करोगे, डिफरेंट अरेंजमेंट्स का आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हो, और जिस स्टेट का स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा आता है उसको आप सबसे ज्यादा बेटर कन्फिगरेशन मानते हो, और यही चीज को हम बाद में जाके देखेंगे, इसी को हम हुंस रूल भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन सच ए वे दैट वी गेट स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो लास्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सबसेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सबसेल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए ऑर्बिट क्या था, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल क्या होता है, रूट अंडर l इंटू l प्लस 1 इंटू h बाई 2 पाई। अब इसमें देखो, इसमें n का वैल्यू डिपेंड नहीं होता, केवल l पे फर्क पड़ता है। जैसे कोई बोलता है 3D सबसेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो 3D सबसेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो d का वैल्यू कितना होता है, l पे 2 होता है, l इक्वल टू 2 होता है, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू h बाई 2 पाई, दैट इज √6 इंटू h बाई 2 पाई, ये बोलेंगे। वैसे ही कोई बोलेगा बताओ 4f के लिए क्या होगा, तो n को नहीं देखना हमें, तो 4f के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, तो f के लिए l इक्वल टू 3 होता है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू h बाई 2 पाई, दैट इज √12 इंटू h बाई 2 पाई। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं एक सबसेल्स के लिए।
सो क्वेश्चन है गिव द नोटेशन फॉर द सबसेल, मतलब आपको सबसेल्स का नाम बताना है, डिनोटेड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो जो n है वो हो गया ऑर्बिट नंबर और l हो गया आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब सबसेल। तो n इक्वल टू 5 मतलब फिफ्थ ऑर्बिट हो गया, और l इक्वल टू 2 का मतलब हो गया d सबसेल हो गया। तो बोलेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5d सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे यहाँ पे n इक्वल टू 6 मतलब सिक्स ऑर्बिट हो गया, और l इक्वल टू 3 मतलब ये 6f को रिप्रेजेंट कर रहा है। n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0 तो ये क्या हो गया, फोर्थ ऑर्बिट, और s सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n इक्वल टू 5 l इक्वल टू 4, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा तो मैंने क्या बोला था, जहां पे l का वैल्यू आपको 3 तक मैंने बताया था, उसके बाद मैंने क्या बोला था, उसके बाद आप एबीसीडी शुरू कर लेना। तो l इक्वल टू 3 पे f मिलता है, तो f के बाद क्या मिलेगा, g मिलेगा। तो क्या मिलेगा 5 के बाद n इक्वल टू 5 l इक्वल टू 4 पे क्या मिलेगा हमें, 5g सबसेल मिलेगा। तो ये हाइपोथेटिकल है कि जहां पे l इक्वल टू 3 खत्म हो जाए उसके बाद आप एबीसीडी शुरू कर लो, f के बाद का g h i j k ऐसे शुरू कर लेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, मतलब कौन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, जितने भी कंडीशंस मैंने बताए थे कि कैसे l का वैल्यू n पे डिपेंड करता है, m का वैल्यू l पे डिपेंड करता है, और इसका तो दो ही वैल्यू होता है, प्लस हाफ माइनस हाफ होता है। तो आपको इनके कंडीशंस को सर्च करना है कि सही है या नहीं है। जैसे n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 के लिए l का वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 मतलब 2 तक जा सकता है, मतलब ये सही है, l इक्वल टू 2 हो सकता है। अब l इक्वल टू 2 है तो m का वैल्यू माइनस l से प्लस l तक जा सकता है, मतलब माइनस 2 से प्लस 2 तक जा सकता है, मतलब ये सही है। और s का वैल्यू प्लस हाफ हो सकता है, मतलब ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। नेक्स्ट, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0 पॉसिबल है, 0 से लेके 3 तक जाएगा, और l अगर 0 है तो m का वैल्यू 0 ही मिलेगा, और इसके लिए माइनस हाफ भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2 पॉसिबल है, 0 से n माइनस 1 तक, बट l इक्वल टू 2 के लिए m इक्वल टू माइनस 3 पॉसिबल नहीं है, ये गड़बड़ हो गया, माइनस 2 से प्लस 2 तक जा सकता है। ये m का वैल्यू माइनस l से प्लस l तक, प्लस 2 तक, माइनस 2 से प्लस 2 तक जाना चाहिए था। यहाँ पे s इक्वल टू माइनस हाफ है, तो ये तो सही है, लेकिन यहीं पे गलत हो गया, तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है। और 5 पे 3 पॉसिबल है, 3 पे 0 पॉसिबल है, और हाफ तो पॉसिबल ही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको n l m इनके बीच के रिलेशंस को सर्च करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब l का वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक जाना चाहिए, और m का वैल्यू जो होना चाहिए वो माइनस l से प्लस l के बीच में फॉल करना चाहिए। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पॉसिबल सबसेल्स फॉर n प्लस l इक्वल टू 7। तो चेक करते हैं, 7s का मतलब हो गया 7 प्लस 0 7 होगा, 6p का मतलब होता है 6 प्लस 1, n हो गया 6 l हो गया 1, तो ये 7 होगा। 5d n इक्वल टू 5 l इक्वल टू 2 7, लग रहा है यही आंसर हो जाएगा शायद। और n इक्वल टू 4, और f के लिए l हो गया 3, तो ये हो गया 7। यहाँ पे ये तो 7 है, बट ये 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6 है। यहाँ पे ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, बट ये कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 7 हो गया, मतलब करेक्ट आंसर कौन हो गया, ए हो गया। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पॉसिबल सबसेल्स फॉर n प्लस l इक्वल टू 4। तो n प्लस l इक्वल टू 4 का मतलब क्या क्या अरेंजमेंट होता है, 4 प्लस 0 दैट इज 4s, 3 प्लस 1 इक्वल टू 3p। अब 2 प्लस 2 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2d पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2, और 3p में कितना आ सकता है, 6, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पॉसिबल सबसेल्स फॉर n प्लस l इक्वल टू 4। तो सारे सबसेल्स में अगर बात कर रहा है तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 2d। 2d बोलने का मतलब हो गया n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और l इक्वल टू भी 2 दिया हुआ है, तो n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन n नॉट इक्वल टू l, ये करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन l ग्रेटर देन, नहीं गलत है। n लेस देन l, ये तो पॉसिबल हो सकता है,
ठीक है, तो ये भी आंसर नन ऑफ दिस नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी ए आंसर हो चुका है. तो 2D is not possible because n can't be equal to L. The sum of all the quantum numbers of hydrogen atom is. तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे आएगा, 1s में आएगा. तो इसके लिए n इक्वल टू हो गया 1, L इक्वल टू हो गया 0, m इक्वल टू हो गया 0 और s का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा. तो सबको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा. सबको सम कर दो 3/2 मिलेगा. 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1/2, हमें ये वैल्यू मिल जाएगा 3/2. आंसर हो जाएगा डी, 3/2. In a multi-electronic atom, which of the following orbital described by 3 quantum number will have same energy in absence of magnetic and electric field? तो जो एनर्जी होता है, देखो पहले इसने बोल दिया एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक, मतलब एनर्जी को इसने m से इंडिपेंडेंट कर दिया. m पे तभी डिपेंड करेगा जब वहां पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा. बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं सबसेल में वो डीजेनरेट नहीं होते, नॉन डीजेनरेट हो जाते हैं. तो उसने पहले ही उनको एब्सेंट कर दिया, मतलब m से एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गया. तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, n और l पे. ठीक है, तो पहला है n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0, ये 1s की बात कर रहा है. n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 0, ये 2s की बात कर रहा है. n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1, मतलब ये 2p की बात कर रहा है. n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, ये 3d की बात कर रहा है. n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, ये 3d की बात कर रहा है. तो एक ऑर्बिटल, जितने भी ऑर्बिटल होंगे सेम सबसेल में, उनका एनर्जी सेम होगा. तो किसका एनर्जी सेम होगा, 3d और 3d का एनर्जी सेम होगा. 2p का एनर्जी 2s के बराबर नहीं होगा, 1s के बराबर नहीं होगा, 3d के बराबर नहीं होगा. तो अगर बोला गया है कि एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आपको बराबर करना है, तो आपके पास n और l का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. फॉर सेम n and l value, we will obtain same energy level. तो आंसर क्या हो जाएगा, DNE, ये आपका आंसर.